हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एवरीवन वंस अगेन ऑन अवर चैनल लर्नोपीडिया। दिस इज विपिन हियर और ये हमारा सेकंड लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें हम लोग रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है और फर्स्ट पार्ट का वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है जाके पार्ट फर्स्ट कवर करिए, तब इस सेकंड पार्ट को देखिएगा। ठीक है, ऐसे ही चैप्टर्स को डिवाइड करके रिकॉर्डेड लेक्चर्स में हम सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन को वेल डिटेल्ड तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो अपकमिंग टॉपिक्स है चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी क्लास 10 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को उन्हें कवर करते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए आगे टॉपिक्स क्या है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आज क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज तक के टॉपिक्स को पार्ट फर्स्ट में कवर कर लिया था। अब इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स से कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो रिसोर्स होते हैं ये ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचिए कि अगर हमारे पास रिसोर्स ना हो तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक, विदाउट रिसोर्सेज वी कांट इमेजिन फॉर अवर सर्वाइवल। बिना रिसोर्सेज के हम इमेजिन भी नहीं कर सकते अपने सर्वाइवल को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं और वो सारी चीज़ें रिसोर्स होती हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ठीक, अगर ज़रूरत पूरा कर रही है, नीड को सेटिस्फाई कर रही है तो वो रिसोर्स होता है। तो हमारे सर्वाइवल के लिए भी और हमारे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को या हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, आगे देखिए, It was believed that resources are free gift of nature. As a result, human being use them indiscriminately and these has lead to the following major problems. ठीक है, नेचर का गिफ्ट है, जाहिर सी बात है। जो ये रिसोर्सेज है क्या ये किसी ने बनाया है? नहीं, ये नेचर का गिफ्ट है। अब जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं, जो भी चीज़ें हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं वो नेचुरल गुड्स होता है। फिर उन्हीं नेचुरल गुड्स को हम क्या कहते हैं, बहुत सारे मैकेनाइजेशन प्रोसेस की मदद से ह्यूमन मेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो जो मेन सोर्स है वो तो नेचुरल रिसोर्स ही है ना, तो उसको बनाया किसी ने नहीं है, वो हमारे लिए गॉड का गिफ्ट है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए इसको बहुत ही ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज़ कर रहे हैं, जिसका हमारे ऊपर और हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट ये चीज़ें क्रिएट कर रही हैं हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक, देखते हैं क्या क्या। डिप्लीशन ऑफ ओजोन फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल। कुछ सोसाइटी में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, लालची टाइप के लोग, जो जिनकी नीड्स कभी फुलफिल नहीं होती है, जो कभी किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, और ऐसे ही लोग रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइज करते हैं। अगर आप रिसोर्सेज को वेस्ट करते हो, ओवर यूटिलाइज करते हो, इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज़ करते हो, तो बेटा याद रखना ऐसा करने से बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में बैड इम्पैक्ट क्रिएट होता है। ओजोन लेयर डिप्लीट कर जाएगा। इसके बाद क्या कहता है, अगर ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो कोस्टल एरियाज़ के जो भी आपके स्टेट्स हैं, छोटे मोटे स्टेट्स हैं, वो सब सबमर्ज कर जाएंगे वाटर में। इसके बाद क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कॉज होगी, जिससे बहुत सारे फ्लोरा और फाना की स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर जाएंगी। तो बहुत सारे बैड इफेक्ट हैं अगर आप रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज या वेस्ट करते हो तो। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड विच इज टर्न डिवाइड द सोसाइटी इनटू द टू सेगमेंट, हैव एंड हैव नॉट और रिच और पुअर। ठीक है, कह रहा है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स है तो कुछ लोगों के पास बहुत कम रिसोर्स है। ऐसे इस पर्टिकुलर से क्या हुआ, इस पर्टिकुलर सिस्टम से ये हुआ है कि सोसाइटी दो सेक्शंस में डिवाइड हो गई है, एक रिच पीपल्स में और एक पुअर पीपल्स में। जो रिच पीपल्स है वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके आगे बढ़ता ही चला जा रहा है और रिच होता चला जा रहा है, और जो पुअर पीपल है जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है वो बेचारा दिन प्रतिदिन और गरीब होता चला जा रहा है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब एक थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया था, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो अगर रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा वेस्ट किया जाएगा, ओवर यूटिलाइज किया जाएगा या इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ होगा तो उससे ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं हमारे अर्थ के लिए। ठीक, आगे, An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. If the present trend of resources depletion by a few individual and country continues, the future of our planet is in danger. ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का बहुत ज़रूरी है ताकि सभी लोग अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकें, ताकि सभी लोग अपने लाइफ के सभी अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर सकें।
कुछ फ्यू पीपल्स के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स है तो कुछ पीपल्स के पास रिसोर्स नहीं है। ऐसा अगर होता रहेगा तो जो ये फ्यू पीपल्स हैं ये ओवर का रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन कर करके ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे जो कि हमारे प्लानट अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ठीक, आगे Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. Sustainable existence is a component of sustainable development. ठीक है, sustainable existence की जो बात हो रही है ये sustainable development का ही component है। तो रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी रिसोर्स को आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर उसके यूज़ से पहले, उसके यूटिलाइजेशन से पहले उसके ऊपर प्लानिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड फॉर्म में है और बहुत ज़्यादा प्रीशियस है और हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि किसी भी रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन करने से पहले हमें प्लान करना चाहिए ताकि हम उसके वेस्ट से बच सकें। ठीक, इस पर क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि वाई डू वी नीड टू प्लान अबाउट रिसोर्सेज, या वाई रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं। तो रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस या वी नीड टू बी प्लान अबाउट रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। क्या, जैसे रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड आवर वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारी ज़रूरतें अनलिमिटेड है। इसके बाद रिसोर्सेज को यूज़ करने से पहले एक बार उसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए ताकि उसके वेस्ट से बचा जा सके। रिसोर्सेज का जुडिशियल यूज़ किया जाना चाहिए। अगर आप रिसोर्सेज का जुडिशियल यूज़ करेंगे तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स या इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्रिएट नहीं होंगी। ऐसा अगर आप करेंगे तो इससे हमारी फ्यूचर जनरेशन सिक्योर रहेगी। काफ़ी आप रीजंस हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया, ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फादर किसे कहते हैं, तो निकोला टेस्ला को कहते हैं। निकोला टेस्ला को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। निकोला टेस्ला को फादर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है बेटा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप करने की बात की जाती है जो नेचर में रेन्यूएबल होते हैं। फिर से ध्यान देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें ऐसे ही रिसोर्सेज को डेवलप करना चाहिए जो नेचर में रेन्यूएबल हो, मतलब कि जो हमारी ज़रूरतों को पूरा भी करें और इन्वायरमेंट में कोई बैड इफेक्ट भी क्रिएट ना करें। और अगर ऐसा होगा तो हमारी फ्यूचर जनरेशन भी क्या होगी, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी सिक्योर होगी। फ्यूचर जनरेशन की भी नीड से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ऐसे रिसोर्सेज को हमें डेवलप करना चाहिए जो नेचर में रिन्यूएबल हो, क्योंकि ये हमारी नीड्स को भी सेटिस्फाई कर देते हैं और इन्वायरमेंट में कोई बैड इफेक्ट भी क्रिएट नहीं करते। और ऐसा होता है तो हमारी फ्यूचर जनरेशन भी सिक्योर होती है। जैसा आप देख रहे होंगे आज क्या कहते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, जितनी भी कंट्रियाँ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी सस्टेनेबल रिसोर्सेज को, या कह सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस्ड है। जैसे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ वगैरह अब इलेक्ट्रॉनिक कार्स वगैरह लॉन्च करने वाली हैं, तो ये सब क्या है, ये सब इट इज़ ऑल अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं एक और चीज़ आप लोगों को अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बता दें। देखिए ये इसी से रिलेटेड टर्म्स हैं, रियो डी जेनेरो अर्थ समिट से रिलेटेड टर्म्स हैं। एक चीज़ आप लोगों को और बता दें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपके इंट्रोड्यूस हुआ था ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट, जो कि 1974 में आई थी। और ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट वाला जो टॉपिक है वो लोग हम लोग थर्ड लेक्चर में कवर करेंगे। जब मैं थर्ड रिकॉर्डेड लेक्चर बनाऊंगा इस चैप्टर का, तो उसमें इस चैप्टर के आगे आपको वो मिलेगा। ठीक, तो ये याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फादर थे निकोला टेस्ला, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1974 के ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट के थ्रू। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 1974 बाय द ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट, आप बता सकते हैं। और एक चीज़ ये बता देना कि पूरी की पूरी कंट्री ने इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करने की बात कहाँ से की थी, तो इसी अर्थ समिट से। ये वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था जो कि 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। यहाँ पे उस टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। चलिए देखते हैं क्या था इसमें थोड़ा सा। The summit was convened for addressing urgent problem of environmental protection and social economic development at the global level. The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principle and adopted Agenda 24 for achieving sustainable development in the 21st century.
देखो यहाँ पर जितने भी कंट्रीज़ के जो हेड थे, जितने भी कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ पे सब गैदर्ड हुए थे, वो लोग इसीलिए गैदर्ड हुए थे इस फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट में, जो कि 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील की कैपिटल सिटी में हुआ था। वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज़ के जो हेड थे वो लोग इसीलिए गैदर्ड हुए थे ताकि वो लोग जो ये बहुत तेज़ी से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इसको सॉल्व किया जाए। और इसको सॉल्व करने का केवल एक सबसे बेसिक सा जो क्या कहते हैं वो था, कॉन्सेप्ट था, वो यही था कि ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप करिए जो नेचर में रेन्यूएबल हो। अगर आप ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप करेंगे जो नेचर में रेन्यूएबल होगा तो हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करेगा और इन्वायरमेंट में कोई बैड इफेक्ट भी क्रिएट नहीं करेगा। तो सारे जितने भी हेड्स यहाँ पे थे, जितने भी हेड्स ने इस अर्थ समिट में पार्टिसिपेशन लिया था, सभी के सभी हेड्स ने ये कहा कि 21st सेंचुरी आने वाली है और 21st सेंचुरी में हमारा एक एजेंडा रहेगा, मतलब हमारा ये एम रहेगा कि हम अपने कंट्री का डेवलपमेंट सस्टेनेबल मैनर में करेंगे। हम अपने कंट्री का डेवलपमेंट सस्टेनेबल मैनर में करेंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये एजेंडा 21 भी कई बार बोर्ड में पूछ लेता है एक नंबर में, तो एजेंडा 21 क्या था बता देना। इट इज़ एन एक्शन प्लान। ये एक एक्शन प्लान था जिसमें ये कहा गया था कि 21st सेंचुरी में सारी कंट्रीज़ को, जिसने रियो डी जेनेरो में पार्टिसिपेशन लिया था या जिसने नहीं भी लिया था, सारी कंट्रीज़ को ये क्या कहते हैं, ये डिक्लेयर करना होगा, ये इम्प्लीमेंट करना होगा कि वो अपने कंट्री का डेवलपमेंट सस्टेनेबल मैनर में करेंगे। ठीक, तो एजेंडा 21 एक एक्शन प्लान था। इस एक्शन प्लान के थ्रू सारी की सारी कंट्रियां सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को अपने कंट्री में ले आने वाले थे और कंट्री का डेवलपमेंट इसी कॉन्सेप्ट पे करने वाले थे। ठीक, तो ये याद रखना। थोड़ा सा यहाँ पे क्या लिखा है उसको भी देख लेते हैं। इट इज़ अ डिक्लेरेशन साइन बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। देखो ये क्या है, एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था। जितने भी वर्ल्ड्स के लीडर जिन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट रियो डी जेनेरो में पार्टिसिपेशन किया था, उन सभी लीडर्स के द्वारा एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था कि 21st सेंचुरी आने वाली है और हमारा सबका एम होगा कि हम अपने कंट्री का जो भी डेवलपमेंट टारगेट अचीव करेंगे वो सस्टेनेबल मैनर में करेंगे। और ऐसा करके ऐसा हम मतलब ये मेन होगा 21st सेंचुरी में, ये मेन हमारा क्या कहते हैं टारगेट होगा, ये मेन हमारा एजेंडा होगा कि कंट्री का डेवलपमेंट हम सस्टेनेबल मैनर में करेंगे। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे, जैसे कि एनवायरमेंटल डैमेज पे, पावर्टी पे, डिजीज़ पे, काफ़ी चीज़ों पे, कॉमन इंटरेस्ट पे, काफ़ी ऐसी अदर चीज़ों पर भी हम फोकस करेंगे। लेकिन जो मेन एजेंडा रहेगा 21st सेंचुरी में, हम सभी कंट्रियों का, जिन कंट्रियों ने इस कन्वेंशन में, रियो कन्वेंशन में एक डिक्लेरेशन साइन किया था, उन सभी कंट्रियों ने ये डिक्लेयर किया, ये अपना एक एम बनाया, ये टारगेट बनाया कि हम अपने कंट्री का डेवलपमेंट अब सस्टेनेबल मैनर में करेंगे। ठीक, तो याद रखना ये एक एक्शन प्लान था जिसमें सारी कंट्रियों ने ये डिक्लेयर किया था कि अब 21st सेंचुरी आने वाली है और 21st सेंचुरी में सारी कंट्रियों का ये एम होगा कि वो अपने कंट्री का डेवलपमेंट सस्टेनेबल मैनर में करेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो जो ये एक्टिविटीज़ वगैरह आती रहती है ना, इसको लेके आप लोग ज़्यादा पैनिक मत हुआ करिए, उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा आपको करना है तो आप इनको कर सकते हैं, बाकी इनका उतना कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं होता बोर्ड एग्जामिनेशन से कि ये क्वेश्चन वहाँ पे आए। ठीक है, तो ये सब ऐसा ही होता है। बस एक प्रकार से कह सकते हो आपको एक होमवर्क, एक टास्क टाइप का देता है ताकि आप चैप्टर को पढ़ो और इन टास्क को करो। ठीक है, और भी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली उन चीज़ों के बारे में आप जान सकें। ठीक, बस इसीलिए होता है। अब आगे चलता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स की प्लानिंग क्यों करनी चाहिए? ठीक है, रिसोर्स की प्लानिंग क्यों करनी चाहिए बताइए आप लोग। मैंने अभी बताया था ना प्लानिंग क्यों ज़रूरी होती है। बेटा किसी भी चीज़ के वेस्ट से बचने के लिए या किसी भी चीज़ के ओवर यूटिलाइजेशन से बचने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। रिसोर्सेज मैंने बताया आपसे प्रीशियस हैं, लिमिटेड हैं, इसलिए प्रीशियस हैं, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड वे में है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड फॉर्म में है, इसलिए बहुत कीमती हैं। तो ऐसे में अगर हमें उसे यूज़ करना है तो उसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्लानिंग करेंगे तो वो वेस्ट नहीं होगा, और अगर वो वेस्ट नहीं होगा तो कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी, और अगर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी तो ना तो फ्लोरा एंड फना की स्पीसीज एक्सटेंड करेंगी, ना ग्लोबल वार्मिंग होगी, ना ओजोन लेयर डिप्लीट करेगा, और फ्यूचर जनरेशन भी सिक्योर रहेगा। ठीक, तो बहुत सारा ऐसा रिलेशन है। ओके, अब आगे देखते हैं। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर द जुडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज को जुडिशियल यूज करने का ये बहुत ही क्या कहते हैं वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी है। आगे, इट हैज़ इंपॉर्टेंट इन अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इंडिया में रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन आप कह सकते हो सभी जगहों पे रिसोर्सेज
एक अमाउंट में, मतलब इक्वल अमाउंट में नहीं है, बहुत ही अवेबिलिटी, रिसोर्सेज की अवेबिलिटी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर बहुत कम है। देयर आर रीजन विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डिफिसिट इन सम अदर रिसोर्सेज। इंडिया में कुछ ऐसे प्लेस है जहाँ पे कोई रिसोर्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो कोई रिसोर्स बहुत कम पाया जाता है। देयर आर सम रीजन विच कैन बी कंसिडर सेल्फ सफिशिएंट इन द टर्म ऑफ एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर आर सम रीजन विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। हमारे इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स पाए जाते हैं, तो कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पे रिसोर्स बहुत कम पाए जाते हैं। तो ये भी होता है कि जिस स्टेट में कोई रिसोर्स बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है तो वहाँ पे किसी दूसरे रिसोर्स की कमी होती है, ये भी होता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया गया, आप लोग देखिएगा, अभी देखिए आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल एंड कोल डिपॉजिट। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पे कोल और मिनरल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है। ठीक, आगे अरुणाचल प्रदेश हैज़ एबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत पानी है वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा एबंडेंस फॉर्म में ज़्यादा है, बहुत पानी ज़्यादा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत बेकार है। ठीक, इसके बाद राजस्थान, आगे देखिए क्या कह रहा है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल इंडोव विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक इन ह्यूमन वाटर रिसोर्स। राजस्थान में सोलर पावर और विंड पावर का सेटअप बहुत अच्छे से किया जा सकता है, लेकिन वाटर की वहाँ बहुत कमी है। आगे द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कंट्री। इट हैज़ वेरी रिच कल्चर हेरिटेज विच इज़ डिफिशिट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल। लद्दाख के बारे में भी देखिए बता रहा है कि बहुत ही ज़्यादा रिच है वो कल्चरल हेरिटेज में, लेकिन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और मिनरल्स में, वाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक, वाइटल मिनरल्स में बहुत ज़्यादा डिफिशिट है। दिस कॉल फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट एंड रीजनल एंड लोकल लेवल। अगर आप रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं और रिसोर्सेज को यूज़ करने से पहले उसकी प्लानिंग करते हैं तो आप उसके रिसोर्स को बैलेंस वे में भी बना के रख सकते हैं। रिसोर्स को यूज़ करने से पहले अगर आप उसकी प्लानिंग करते हैं या रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं तो उसका बैलेंस फॉर्म भी आप मेंटेन कर सकते हैं। जो ये अगर आप रिसोर्स को यूज़ करने से पहले उसकी प्लानिंग नहीं करेंगे तो जो ये देख रहे हैं ना कि किसी स्टेट में कोई चीज़ ज़्यादा है कि कहीं पे कोई चीज़ कम है, इस चीज़ को और भी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा, ये चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। तो अगर आप इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो, बैलेंस फॉर्म में रिसोर्सेज को ले आना चाहते हो, तो रिसोर्स की प्लानिंग करना बहुत मस्त है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब देखिए रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है, थोड़ा सा इस टॉपिक पे फोकस करेंगे। रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व, रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कुछ चीज़ें इन्वॉल्व है, जैसे आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, इसके बाद एरिया को, जिस एरिया में सर्वे किया गया उस एरिया का मैपिंग करेंगे, फिर वहाँ पर जो रिसोर्स पाया गया उसको क्या करेंगे, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को एस्टिमेट करेंगे और फिर उस रिसोर्स को मेजरमेंट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इडो विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर द इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। ठीक, इसके बाद उसको क्या करेंगे, उसको टेक्नोलॉजीज और इंस्टीट्यूशंस की मदद से एक्सट्रैक्ट करेंगे जो रिसोर्स जहाँ पे पाया गया। देखिए सबसे सिंपल लैंग्वेज बताया, सबसे पहले क्या होता है कि रिसोर्सेज को सर्वे किया जाता है, ढूंढा जाता है, फिर आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये रिसोर्सेज है कैसा। इसके बाद उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को जाना जाता है कि इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी है, कितनी क्वांटिटी में है और क्वालिटी कैसी है। फिर मैपिंग करते हैं और उसको मेजरमेंट करते हैं, मैपिंग करते हैं और मेजरमेंट करते हैं। इसके बाद टेक्नोलॉजीज़ की मदद से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस और टेक्नोलॉजीज़ की मदद से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और तीसरे वाले में ये कहता है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। इसके बाद ये देखते हैं कि जो रिसोर्स हमें मिला हुआ है क्या प्रेजेंट टाइम में जो हमारी डेवलपमेंट की नीड है उस नीड से वो रिसोर्स मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो उसको तुरंत यूटिलाइजेशन में लाओ, अगर मैच नहीं कर रहा है तो उसको प्रिजर्व करके रखो, फ्यूचर में वो हमारे यूटिलाइजेशन में, हमारे वर्क में, हमारे नीड्स में आएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। India has made concreted efforts for achieving the goal of resource planning right from first 5-year plans launched after independence। ठीक है,
इंडिया रिसोर्स प्लानिंग पे कब से वर्क कर रहा है? पहले पंचवर्षीय योजना से। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी होने के बाद क्या था, देखो अंग्रेज़ों ने 200 सालों तक हमें गुलाम बनाया। तो हमारे कंट्री में जितने भी रिसोर्स थे उन रिसोर्सेज को उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रेन किया, उन रिसोर्सेज को अपनी कंट्री बहुत ज़्यादा ले गए और उन्होंने उसका ओवर यूटिलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा किया। यही एक मेजर रीज़न है, ये मेजर रीज़न है जो आज हमारे कंट्री में पॉवर्टी है। कंट्री में पॉवर्टी होने के पीछे, या अभी आपको मैंने पहले बताया कि हमारे कंट्री में क्या है कि कहीं कहीं पर कोई रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है तो कहीं कहीं पर कोई रिसोर्सेज बहुत कम। इस चीज़ के पीछे भी यही मेजर रीज़न है कि 200 सालों तक उन्होंने हमारे रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया और इसके कारण कंट्री में आज रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है और पॉवर्टी भी मेजर कॉज है इसी का। ठीक, तो देखिए इस चीज़ से बचने के लिए हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि 5 ईयर प्लान लॉन्च किया और कहा कि अब हम प्लान करेंगे, अब हम प्लानिंग करेंगे कि 5 सालों में हम इतना रिसोर्स यूज़ करके इतना कंट्री का डेवलपमेंट करेंगे। ऐसा अगर हम इसीलिए करेंगे ताकि कंट्री का डेवलपमेंट भी हो जाए और रिसोर्सेज का वेस्टेज भी ना हो। तो रिसोर्सेज के वेस्टेज से बचने के लिए ये 5 ईयर प्लान लाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा और उन्होंने इस प्लानिंग को, इस पर्टिकुलर पॉलिसी को इसलिए लाया था ताकि एक टारगेट फिक्स कर लिया जा सके कि 5 सालों में इतना रिसोर्स ही यूज़ हुआ होगा और इतने रिसोर्सेज को यूज़ करके कंट्री का इतना डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक, तो ये अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसने इंट्रोड्यूस किया था ये 5 ईयर प्लान, तो बता देना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्यों किया था? रिसोर्सेज के जुडिशियल यूज़ के लिए इस प्लान को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ताकि रिसोर्सेज का जुडिशियल क्या हो, यूज़ हो, रिसोर्सेज के वेस्ट से बचा जा सके और कंट्री का डेवलपमेंट भी सही तरीके से अप्रोप्रिएट मैनर में हो। ठीक, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी जगह का डेवलपमेंट होना है तो वहाँ पर रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है, वहाँ पर रिसोर्स तो है ही, फिर उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी किया, रिसोर्सेज इंडिया में है लेकिन उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है ये बड़ी चीज़ होती है, ये बड़ा फैक्टर होता है। रिसोर्सेज है वो तो अच्छी बात है, रिसोर्सेज होना भी चाहिए, लेकिन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ज़्यादा मैटर करता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। बट मेरली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। देखो सीधा सीधा कह रहा है, रिसोर्सेज अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है, अगर आपकी टेक्नोलॉजी अपडेटेड नहीं है, आपका इंस्टीट्यूशन सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो आपका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। ये चीज़ें आपके डेवलपमेंट में रुकावट करेंगी। डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब रिसोर्सेज हो, टेक्नोलॉजीज़ भी ठीक ठाक हो और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से उन रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक, तो ये याद रखना, जैसे सपोज करो ये रिसोर्सेज है, ये डेवलपमेंट है और ये इंस्टीट्यूशंस है। तो ये इंस्टीट्यूशन क्या करता है, सॉरी ये रिसोर्सेज है, एक सेकेंड, ये रिसोर्सेज है, ये टेक्नोलॉजी है और ये आपका इंस्टीट्यूशन है। तो ये इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, इन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से इन रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हैं ताकि कंट्री का डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट मैनर में सही तरीके से हो सके। अगर ये इंस्टीट्यूशंस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ नहीं करें और क्या कहते हैं विदाउट प्लानिंग रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, तो इससे क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं होगा बेटा। फिर एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती ही रहेंगी, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशंस होते हैं ताकि ये टेक्नोलॉजीज़ को प्रॉपर तरीके से यूज़ करके रिसोर्स को विद प्लानिंग यूज़ करें, रिसोर्सेज को विद प्लानिंग यूटिलाइज करें। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्लानिंग के साथ करने से हम रिसोर्सेज के ओवर यूटिलाइजेशन से बचते हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं। आगे क्या कह रहा है, देयर आर मैनी रीजन इन अवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट these are included in economical backward region. On the contrary, there are some region which have a resource base but they are economically developed. ठीक है, कह रहा है कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर रिसोर्स बहुत ज़्यादा है लेकिन वो फिर भी आज पीछे हैं। देखो मैंने बताया ना, सीधा सीधा लाइन कह रहा कि कई कंट्री में ऐसी पर्टिकुलर प्लेसेस हैं जहाँ रिसोर्स बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो आज बैकवर्ड एरियाज़ में काउंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है और जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से रिसोर्स का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं।
तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज तो ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके पास रिसोर्स है और टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस, मतलब टेक्नोलॉजीज़ हैं और इंस्टीट्यूशंस और इन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से उन रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हैं, तो फिर आपके स्टेट्स का, आपके पर्टिकुलर रीजन का डेवलपमेंट भी बेहतर होगा। और अगर क्या कहते हैं ये इंस्टीट्यूशंस टेक्नोलॉजीज़ की मदद से रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, तो रिसोर्सेज का पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट भी सही नहीं होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए ये लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है आज के इस पर्टिकुलर वीडियो का, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से हम लोग थर्ड पार्ट से कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिया गया, ये सभी आप लोग ज़रूर करेंगे, सारे बच्चे ज़रूर करेंगे। कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन एंड सम रिसोर्स पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन, गिव रीजन फॉर अ सिचुएशन, फॉर सच अ सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन के पीछे क्या रीज़न होगा। कह रहा कि कोई ऐसी जगह जहाँ रिसोर्स बहुत ज़्यादा लेकिन फिर भी बैकवर्ड है, कोई ऐसी जगह रिसोर्स जहाँ बहुत कम है लेकिन फिर भी बहुत आगे है। तो इसके पीछे सीधा सा रीज़न है बेटा। ठीक है, क्या रीज़न है, एक इंस्टीट्यूशन और दूसरा टेक्नोलॉजी। जहाँ रिसोर्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे टेक्नोलॉजी अपडेटेड नहीं होगी, और अगर टेक्नोलॉजी अपडेटेड भी होगी तो इंस्टीट्यूशन उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहा है। और जहाँ पे रिसोर्स बहुत कम है वहाँ पे टेक्नोलॉजी अपडेटेड होगी या नहीं भी होगी, तो इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं कि उन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी कैसा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, विद प्लानिंग रिसोर्स को यूटिलाइज करना चाहिए। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है। द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन रिवील दैट द रिच रिसोर्स इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन ऑफ द फॉरेन वेंडर। जो ये विदेशी थे, जो ये ब्रिटिशर्स थे, ये किसी कंट्री पर क्यों जाते थे, क्यों किसी कंट्री पर जाकर उसको कब्जा करते थे, तो इनका जो मेन वो होता था, मेन एजेंडा होता था, वो ये होता था कि ये जो कंट्रियां हैं ये रिच हैं, ये रिसोर्सेज में रिच हैं, चलो इन कंट्रियों पे इन्वेंट करो, चलो इन कंट्रियों पे अपनी सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करो और वहाँ के रिसोर्सेज को ड्रेन करो और अपने कंट्री का डेवलपमेंट करो। ठीक, इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट ऑफ द colonizing countries that help them to exploit resource of other region and establish their supremacy over the colonies। देखो सीधा सीधा कह रहा है, ये लोग वहाँ पे आते थे, अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर देते थे, अपनी हुकूमत को स्थापित करके वहाँ के रिसोर्सेज को क्या करते थे, एक्सप्लॉयट करते थे और अपने कंट्री का डेवलपमेंट करते थे और अपने कॉलोनी का अपना डेवलपमेंट करते थे। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional change. India has experienced all these in different phases of colonization. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resource, but also technology, quality of human resource, and the historical experience of the people. देखो सीधा सीधा लाइन फिर वही बार बार कह दे रही है कि इंडिया ने कॉलोनियल टाइम पर ये सारी चीज़ें टाइम बाय टाइम फेस की थी, कि किस तरीके से कॉलोनियल टाइम पर टेक्नोलॉजीज़ और इंस्टीट्यूशंस की मदद से रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे थे ये ब्रिटिशर्स, लेकिन वो अपने डेवलपमेंट के लिए कर रहे थे, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए नहीं। ठीक, दूसरा ये कह रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक है, रिसोर्सेज आपके पास ज़्यादा है कम है ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर ज़्यादा क्या करता है कि आपके ह्यूमन रिसोर्स यानी कि आपके इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं और आपके यहाँ टेक्नोलॉजीज़ कैसी हैं। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज आपके बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एडवांस है तो वो टेक्नोलॉजीज़ का अप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ करके जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उससे उस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक, जैसे कि आपको पता होगा जापान, वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम हैं लेकिन उनकी टेक्नोलॉजीज़, उनका ह्यूमन रिसोर्स बहुत एडवांस है और इसीलिए आज वो कंट्री डेवलप्ड है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं थर्ड वीडियो के साथ अपने इसी चैनल लर्नोपीडिया पे। तब तक प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को देखिए, शेयर करिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी केयरफुल एंड बी सेफ। ओके।